तालिबानी हिंदुओं सुनो जरा, क्योंकि वो जो एक घटना थी जिसमें पेट चीर करके और बच्चे को निकाल करके काटने वाली, तो मैंने उसमें लिखा है कि कंस को ये मालूम था कि देवकी का 8वां बेटा जो होगा वो मेरी हत्या करेगा, फिर भी उसने देवकी का पेट नहीं चीरा। आप अगर महापुरुषों का जातीयकरण करेंगे तो फिर आप महाराणा प्रताप को और अपनी जाति के गुंडे को बराबर के दर्जे में बिठा देंगे। इससे ज्यादा क्या बुरा हो सकता है? मुझे लगता है कि इतिहास का उत्खनन इसीलिए ठीक नहीं है कि आप जितना खोदेंगे उसमें एक नई चीज निकले। इसी किताब में मैंने चंद्रावती नगरी का जिक्र किया। वो जब खोदा गया उसको तो ऊपर हिंदू चीजें आई, थोड़ा और खोदा तो उसमें जैन आई। मैंने कहा अभी तीसरी लेयर में जाओगे तो बुद्धिस्ट भी आ जाएगा इसमें। तो कितना खोदेंगे और कितना नीचे जाएंगे, मतलब गिरने की एक पराकाष्ठा होगी ना आपकी। नमस्कार, द क्रेडिबल किताब के इस दूसरे एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको पता है कि हर संडे 2 बजे हम क्रेडिबल किताब नाम का ये प्रोग्राम लेके आते हैं, जिसमें एक शानदार किताब और उसके शानदार लेखक से हम बातचीत करते हैं। पहले एपिसोड में हमने गौहर रजा साहब से बातचीत की थी और इस एपिसोड में हमारे साथ हैं भंवर मेघवंशी जी। नमस्कार भाई साहब। भंवर साहब हमारे दर्शकों के लिए अपरिचित नहीं है। राजस्थान चुनाव और उसके पहले भी हम लोग लगातार बात करते रहे हैं और हिंदी में एक टर्म चलता है एक्टिविस्ट लेखक। अक्सर ये होता है कि लेखक पहले आ जाता है, एक्टिविस्ट बाद में आता है, लेकिन भंवर भाई प्योर एक्टिविस्ट हैं। अपना परिचय इनको कहीं देना होगा तो शायद ही लेखक कह के परिचय देते होंगे, लेकिन एक के बाद एक जिस तरह से उनकी किताबें आ रही हैं वो कई बार आश्चर्य में डालती हैं। जितना ये घूमते हैं, PUCL से जुड़े हुए हैं, उसकी जिम्मेदारियां हैं, जिस इलाके में रहते हैं वहाँ कुछ होता है तो सबसे आगे दिखाई देते हैं। देश भर में जहाँ भी दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ कोई चीज़ होती है, आवाज़ उठाते हैं, कहीं सशरीर पहुँचते हैं, कहीं उनकी आवाज़ पहुँचती है। और इन सब के बीच जब लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि सिर्फ लिखने के लिए बने हुए हैं। भाषा ऐसी बहती हुई, बातें इतनी गहरी। बातें गहरी इसलिए हैं क्योंकि अनुभव बहुत गहरे हैं। जो पहली किताब आपकी आई थी जिससे हम लोगों ने इनका अलग रूप जाना था, वो थी मैं कार सेवक था। और मुझे लगता है कि हिंदी के अलावा मतलब भारतीय कोई भाषा शायद बची नहीं है। हिंदी में तो आई थी, शायद ही कोई ऐसी भारतीय भाषा बची हो जिसमें उसका अनुवाद ना हो गया हो, और अगर बची होगी तो हो जाएगा। जिस तरह से अनुवाद चल रहे हैं, दक्षिण भारत की भाषा में हुआ, मराठी में हुआ, गुजराती में मेरे ख्याल से होना है अनुवाद जी। तो वो किताब बिल्कुल जिसको आजकल वायरल कहते हैं वैसी वायरल हुई। आज की किताब पे हम आएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बस उसकी अंतर कथा जानना चाहता हूं कि एक्टिविस्ट से लेखक कैसे बने, क्यों लगा कि ये लिखना बहुत ज़रूरी है? क्योंकि वो किताब जो है वो पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में दीक्षित हुए थे, शुरुआत वहाँ से हुई थी, और वही दिन आपने याद किए हैं, उसके बारे में बहुत डिटेल में बताया है। और आज जहाँ खड़े हैं वहाँ शायद RSS जिन लोगों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझती है उनमें एक आप भी होंगे। हो सकता है हम भी हों, लेकिन आप तो होंगे ही होंगे। जी जी, बहुत धन्यवाद आपका। मुझे लगता है कि आपने सही कहा परिचय में कि मुझे अभी भी बहुत संकोच होता है अगर मैं अपने आप को राइटर कहूँ, क्योंकि मैं लेकिन दुनिया कहती नहीं, है, मैं आप कहें ना कहें, मैं आदतन फाइटर हूँ, तो मुझे राइटर जैसा कुछ ऐसा एहसास होता नहीं है। तो दरअसल मैं जब जर्नलिज्म में आया तो मेरी लेखन की शुरुआत तो हुई कविताओं से। तो मैंने कुछ साल कविताएं लिखी और मंचीय कवि के रूप में मैंने अपना किया। क्या बात है। और फिर मेरे लिए भी नई जानकारी है। फिर मैं चला गया प्राथमिक शाला में एज ए शिक्षक सरकारी उसमें, और वहां से जब निकल करके मैंने सोचा कि मैं जर्नलिज्म करूं, तो विशुद्ध जर्नलिज्म जैसा कुछ नहीं था। बस 1-1.5 साल के बाद मैं एक बार अरुणा राय जी का इंटरव्यू करने गया, जो कि बड़ी नामी गिरामी सोशल एक्टिविस्ट हैं, और उनसे जो मुलाकात हुई मजदूर किसान शक्ति संगठन के ऑफिस में, वो हमारी इतनी आत्मीयता आगे बढ़ी कि जर्नलिस्ट से मैं कब एक्टिविस्ट हुआ वो परिवर्तन कुछ मालूम नहीं रहा। और फिर बाद के दिनों में सारे आंदोलनों में बैठ करके, धरनों में, प्रदर्शनों में, रैलियों में, सड़कों पे नारे लगाते हुए मतलब ये मेरा लिखना सदैव वैसा रहा। मुझे कई बार लगता है कि जब लोग कहते हैं कि मैं आजकल हिमाचल में हूँ या उत्तराखंड में हूँ या कश्मीर में हूँ, मैंने एक अलग कमरा लिया है और मैं वहाँ बैठ करके लिख रहा हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि कैसे आप ऐसे शांत रह करके लिख सकते हैं।
मेरे लिए लिखने के लिए अशांत होना बहुत जरूरी, ज़रूरी है। बिल्कुल मेरी तरफ। तो मेरा एक्टिविज़्म जो है वो इस रूप में फिर लेखन के रूप में आया। तो शुरुआती दौर में जो किताबें आई उन वो ज़्यादातर किताबें एक्टिविज़्म के दौरान के मुद्दों पर लिखे गए आलेख थे। जैसे एक किताब थी हल्ला बोल, वो उस तरह की चीज़ें थी। फिर कुछ विवादित किताबें आई, फांसीवाद की आहटें वगैरह, तो वो दंगों की सच्चाइयों को लाने वाली। पर मेरा 3 जगहों पर ध्यान केंद्रित रहा: एंटी कास्ट, एंटी करप्शन और एंटी कम्युनल। तो मैंने बहुत पहले जर्नलिज्म में भी तय किया, फिर बाद में जब मैं एक मैगजीन निकालने लगा और उसका संपादक रहा 12 साल तक, तब भी मेरा ये था कि हम विज्ञापन नहीं लेंगे, हम कोई कम्युनल चीज़ नहीं छापेंगे और जातिवाद के साथ लोहा लेंगे और करप्शन, क्योंकि मैं राइट टू इन्फॉर्मेशन मूवमेंट में था, तो वहाँ वो सारी चीज़ें रही। तो मुझे तो एक्टिविज़्म ने ही लिखना सिखाया, और मैं अभी भी अगर चलो फिरूं नहीं तो शायद मैं लिख ही नहीं सकता। तो ये वहीं से आता है सारा। मैं कार सेवक था वो। तो हाँ, तो दरअसल आरएसएस के साथ का जो अनुभव था, उसको व्यक्तिगत बातचीत में तो मैं अक्सर लोगों को बताते रहता था कि भाई मैं वहाँ रहा और ये मेरे मजेदार। मैं आपको ये बता दूं कि मेरी पढ़ाई लिखाई आरएसएस के स्कूल में हुई है जी, और मैं भी शाखाओं में गया हूँ जी। लेकिन ये पुरुष स्वयंसेवकों का मिलन नहीं है। तो वो व्यक्तिगत बातचीत में तो हम चर्चा करते रहते थे, अपनी कहानी भी लोगों को सुनाते रहते थे, लेकिन मैंने उसको विधिवत लिखने का कभी सोचा नहीं। मैं लिखता रहा हूँ। मैंने लिखना एक तरीके से 91 में शुरू किया कविताएं, जब मैं 15 साल का था। तो मैं लिख तो रहा हूँ लंबे समय से, लेकिन इस कहानी को सिलसिलेवार लिखने का कभी मन नहीं था। 2002 में जब गुजरात जेनोसाइड हुआ और कंसर्न पीपल्स ट्रिब्यूनल बना, और जिसमें हम लोगों ने, मैं उसमें वॉलंटियर करने के लिए गया, पीड़ित लोगों के बयानों को लिखने में और उनके कैंपों में जा कर के, और वो सब देख करके मुझे लगा कि ये कौन सा हिंदू धर्म है। और मैंने लौट के एक आर्टिकल लिखा, तालिबानी हिंदुओं सुनो जरा। और क्योंकि वो जो एक घटना थी जिसमें पेट चीर करके और बच्चे को निकाल करके काटने वाली, तो मैंने उसमें लिखा कि कंस को ये मालूम था कि देवकी का 8वां बेटा जो होगा वो मेरी हत्या करेगा, फिर भी उसने देवकी का पेट नहीं चीरा। बिल्कुल, कंस मतलब वो हो गया खलनायक जिसको हम मानते हैं, उसकी बात है। लेकिन ये कौन लोग हैं और ये कैसा हिंदुत्व है? उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे लिखना चाहिए कि ये किस तरह के लोग हैं, जो कैसे लोग निर्मित कर रहे हैं, और ये जो अपने आप को व्यक्ति निर्माण की कारखाना कहते हैं, ये किस चीज़ की फैक्ट्री है जो क्या उत्पाद बना रही है। तो तब इस कहानी को सिलसिलेवार लिखने का सोचा 2002 में, लेकिन फिर वो सोचा, उसको लिखा नहीं। लेकिन जब 2013 के बाद वो आ गए सत्ता में, तो मुझे लगा कि अब कह देना चाहिए। और वो गुजरात से जो शुरुआत हुई, जिस समय लोगों ने तय किया कि अब नहीं कहना चाहिए, खतरनाक है, आपने तय किया हाँ, कि अब कह देना चाहिए। सोचा कि अब कहना चाहिए, और इस कहन की शुरुआत हुई फेसबुक के जरिए। तो मैंने 54 एपिसोड लिखे, हर दिन उठ करके चाय पी करके एक एपिसोड में लिखता था, और उसका टाइटल तो था हिंदू तालिबान। बाद में फिर वो चेंज हुआ, क्योंकि जब ये सब बन गया किताब के रूप में, तब तक और दूसरी बार सत्ता में आ गए वही लोग, वही ताकत, 19 आ गया। तो जो कुछ लोग अप्रिशिएट कर रहे थे उस समय सोशल मीडिया पर, और जिन्होंने कहा कि ये किताब तो हम छापेंगे, वो सब आवाज़ें शांत हो गई। और वहाँ से हर बार ये कहा जाता रहा कि इसकी थोड़ी मिर्ची कम कर दो, इसकी ये कम कर दो। फिर हमें लगा कि किताब लिखी क्यों जा रही है, अगर इसको पूरी तरीके से कुछ नाम ही नहीं देना है, कुछ बात ही नहीं। तो मैंने कहा नहीं, ये किसी भी दिन छपेगी, नहीं छपेगी, उसको दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे जो लिखना था और जहाँ तक संदेश पहुँचाना था वो तो फेसबुक और बाकी जगहों से पहुँच गया है। लेकिन फिर भी ये किताब के रूप में आए तो ये वैसे ही आए जैसे।
तो फाइनली नवारुण हम्म। प्रकाशन ने उसको छापने का खतरा उठाया और सुंदर छापा, बहुत यहाँ है नहीं वो किताब, घर अच्छा पे है। प्रोडक्शन बहुत किया सुंदर उन्होंने। छापा उसको। और मुझे लगता है कि उन्होंने जितना मेहनत किया उस पे, और जो खतरा, मुख्य बात यह है कि वो एक छोटा प्रकाशन था खतरा तो वो खानदानी है और संजय, तो वो डर नहीं है। तो उन्होंने वो उठाया, और फिर उसको जिस तरह का पाठकों का प्यार मिला, बिल्कुल, वो सबसे बड़ी वो बात मुझे लगता है कि क्योंकि किताब में जितने पेज थे उससे कई गुना ज्यादा लोगों की जो प्रतिक्रियाएं और समीक्षाएं हैं, बिल्कुल 300 पाठकों ने उसकी समीक्षाएं लिखी अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे, और सब वो एक प्रतिरोध का भी वो बन गया, क्योंकि छोटे छोटे गांवों में मैंने ये देखा कि जहां आरएसएस बहुत मजबूती के साथ खड़ा है, उन गांवों में 2 परिवार दलितों के हैं, उसमें से एक बच्चा या बच्ची जो पढ़ी लिखी हुई है वो किताब मंगा करके किताब के साथ सेल्फी लेकर के और फोटो डालते हैं। तो मुझे लगता है कि उस पूरे गांव को वो वो ये एक प्रतिरोध है। कह रहे बिल्कुल। हैं कि आपका विचार कितना भी कम्युनल हो सकता है, लेकिन हम भी हैं यहाँ जो आपके विचार से सहमत नहीं है। तो वो एक प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में ये किताब ने अपनी यात्रा शुरू की, और फिर तमिल, मलयालम, मराठी, अभी तेलुगु और पंजाबी और अंग्रेजी, अब तक वहाँ तक पहुँची है, और और भी आगे भी बाकी भाषाएं जाती भी। है। बिल्कुल। तो ये एक शानदार शुरुआत थी। ना सिर्फ ये कि आपकी पहली किताब, एक तरह से मैं मान लेता हूँ कि वो पहली ऐसी किताब आई जिससे हम लोग परिचित हुए, और जो प्रकाशन से आई इस तरह से कि वो किताब के रूप में देखा गया, बल्कि एक बड़ी बात ये थी कि जिस तरह से, बात तो मैं इसी पर लंबा करना चाहता हूँ लेकिन आज जो किताब है उस पर मैं लौटूंगा, कि जिस तरह से मेन स्ट्रीम में एक पूरा माहौल बन रहा था कि दलित भी, पिछड़े भी, सारे भी एक रहेंगे, सेफ रहेंगे टाइप का, कि सब बीजेपी के पीछे चल रहे हैं, सब आरएसएस के पीछे चल रहे हैं, सब मुसलमानों के खिलाफ है, इस तरह का जो एक बनाया जा रहा था, उसमें एक बहुत बड़ा वो हस्तक्षेप है। इसलिए भी वो किताब न केवल प्रतिरोध का सिंबल है बल्कि पठनीय भी बहुत बन जाती है, क्योंकि आपकी एक ऐसी जिज्ञासा को वो शांत करती है जो बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है टाइप का होगा। जी। अगर आप वहाँ रहे नहीं हैं, अगर आप उसको वहाँ से जानते नहीं हैं, तो अक्सर कह दिया जाता है कि कुछ दिन आइए, शाखा में देखिए, फिर बोलिएगा। तो आपसे कोई ये सवाल नहीं कर सकता, कर तो खैर मुझसे भी नहीं सकता है, लेकिन मैंने लिखा नहीं। ये जो किताब है पथिक में अरावली का, जी। इसकी आपकी भूमिका में पढ़ रहा था, और ये भूमिका एक प्रेमी की भूमिका लग रही थी। जी। ये भूमिका एक ऐसे प्रेमी की भूमिका लग रही थी जो, जिसको उस चीज पर लिखने का मौका मिल गया है जिससे वो प्रेम करता है। जैसे युवा प्रेमी होते हैं तो प्रेम कविताएं लिखते हैं, कई बार प्रेमिका नहीं होती है तब भी प्रेम कविताएं लिखते हैं, क्योंकि वो किसी से प्रेम कर रहे होते हैं, अभी तक उसका उनको अवलंबन नहीं मिल पाया होता है, लेकिन प्रेम उनके दिल में उमड़ रहा होता है। जी। तो अरावली आपका कर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र भी कह लीजिए, और अरावली आपका इश्क है। कैसे अरावली अलग है पूरी बाकी भारत से? एक तो उसकी जो प्राचीनता है, वो सबसे प्राचीन पहाड़ों में से एक है हमारे देश का, और कहते हैं कि सबसे प्रौढ़ भी है। उसमें लैंडस्लाइडिंग उतनी नहीं जैसे होती ही नहीं। आपने ईडर से शुरुआत की है। जी। जी। अब वो जो ईडर वाले पहाड़ हैं, कोई दूर से देखे तो लगता है संगमरमर के पहाड़ हैं, और आप बहुत नजदीक जाएंगे तो आपको लगेगा कि लाखों साल पुराने जीवाश्म बिल्कुल हैं वो। और मतलब उनको देखो तो उसकी खूबसूरती जो है आपको देखते ही मतलब आप देखते रह सकते हैं। जो आपने कहा कि एक प्रेमी जैसा है, और मैं इसीलिए कहता हूँ कि अरावली मेरा शाश्वत प्रेम है, क्योंकि पता नहीं, मैं तो पैदा हुआ मैदान में, क्योंकि राजस्थान को लोग जब याद करते हैं तो शायद राजस्थान के बारे में लोगों की धारणा ये है कि वहाँ रेगिस्तान है और ऊँट हैं, लेकिन एक छोटा सा 5 जिलों का इलाका है जहाँ डेजर्ट जोधपुर, है, जैसलमेर, और उसके बाद अरावली है जो सबसे खूबसूरत जगह भी है। बिल्कुल। और आप अगर कोटा, बारां और झालावाड़ के इलाके में जाएंगे तो चंबल जिस वेग से बहती है, और वहाँ जो धन धान्य है वो अद्भुत चीज है। लेकिन मैं इसके बीच में हूँ, न मैं चंबल के इलाके में हूँ, न अरावली में हूँ, न डेजर्ट में हूँ। हम समतल वाला इलाका है जहाँ काली दोमट मिट्टी होती है। लेकिन मेरे घर से अरावली, डाउन अरावली के पहाड़ दिखाई देते हैं। तो शायद समतल के लोगों का ये कमजोरी होगी कि हम विपरीत के आकर्षण में फंसते हैं। तो मुझे समतल चीजें नहीं पसंद।
तो मुझे लगा कि समतल पहाड़ जो जीवन, है, पहाड़ समतल जीवन भी आपको नहीं हाँ, पसंद है, पहाड़ जो है वो सदैव जैसे आपको आमंत्रित करते हैं कि आओ। चुनौती देते हैं। हाँ, तो वो जो चुनौती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसलिए मैंने 13 साल लगभग अरावली की तलहटी में बसे हुए देवडुंगरी गांव में बिताए, जहां पूरे सामाजिक आंदोलनों का मैं हिस्सा रहा। और अभी भी मुझे एक दिन भी समय मिलता है तो मेरा एक ठिकाना है अरावली में, जो मैंने लिखा भी आपको, और अभी भी मुझे समय मिलता है तो मैं एक दिन के लिए शाम 8 बजे से लगा के सुबह 8 बजे तक भी जाकर के उस इलाके में, क्योंकि मुझे वहाँ का हवा, पानी, सब कुछ जो है मुझे लगता है वो खींच रहा है, और रोज एक आमंत्रण आपको जो है वो उस तरीके से है। लेकिन इतनी लंबी पर्वतमाला ईडर से लगा करके लुटियंस तक, तकरीबन 650 किलोमीटर में, उस पर सबसे कम लिखा गया। हाँ, भूगोल में चीजें हैं जो विद्यार्थी के लिए जरूरी होती है, लेकिन बहुत पहाड़ों के बारे में बहुत कुछ चीजें हैं, लेकिन इतना खूबसूरत पहाड़। अरावली का सब मिला के राणा प्रताप से जोड़ के थोड़ा बहुत हो जाता है, बाकी सब तो गायब है। हाँ, आप केवल इतना सा कह देंगे कि हल्दी घाटी वहाँ, हल्दी घाटी वहाँ है जी। और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन की दृष्टि से कहेंगे तो माउंट आबू को आप याद कर लेंगे, अजमेर उदयपुर की झीलों को याद कर लेंगे, और फिर उतना सा ही है। लेकिन वो जगह जहाँ केवल माउंट आबू ही नहीं बल्कि वैसी ही कई चोटियाँ और हैं, झीलें हैं, झरने हैं, दर्रे हैं, और ऐसी वादियां हैं कि मैं कई बार लोगों को कहता हूं कि केरला, हिमाचल, कश्मीर और उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट, सबसे हमने थोड़ा थोड़ा लेकर के अरावली में रख लिया है। तो एक लघु भारत आपको अरावली में नजर आता है। अच्छा, आपने जब कहा कि सबसे प्राचीन है तो जाहिर तौर पे उसका अपना एक इतिहास है, उस इलाके का अपना एक इतिहास है। आपने भील विद्रोह पे काफ़ी कुछ लिखा है इसमें, और राणा प्रताप की भी बात होती है तो बात तो भामाशाहों की और जाने किसकी किसकी होती है, और ठीक है, होनी चाहिए। लेकिन अक्सर इस तथ्य को किनारे कर दिया जाता है कि उनके साथ जो लड़ रहे थे, अगर वो घास की रोटी खा रहे थे तो ये घास की रोटी खाना उन्होंने ही सिखाया था, जो घास की रोटी खाते ही थे, जिनका जीवन वैसे ही गुजरता था, और वही उनके साथ थे। बिल्कुल। तो भीलों का जो पूरा एक इतिहास रहा है, भील विद्रोह जो रहे हैं आज़ादी की लड़ाई में, उससे पहले, उस पर आपने बहुत विस्तार से लिखा है। अभी मैं देख रहा था कि आपने अमर बलिदानी कालीबाई भील का जिक्र किया है, तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि भीलों के बारे में, भील कौन है, क्योंकि नहीं जानते हैं लोग। भील अगर आप जंगली टाइप का कुछ दिमाग में आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो अरावली के जो निवासी हैं भाई, ठीक है, पत्थर पहाड़ सब कुछ है, लेकिन इंसान नहीं होंगे तो पत्थर पहाड़ क्या कितने दिन आदमी देख सकता है। बिल्कुल। तो यहाँ से मैं शुरुआत करना चाह रहा हूँ कि, और उसके बाद चलेंगे हल्दी घाटी के वार पे। पहले हल्दी घाटी का वार नहीं ले रहे हैं क्योंकि भील मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप अगर इसको ऐसे देख सकते हैं कि अरावली, जहाँ अब सबसे डेंस अरावली है, वहाँ के वाकई मूल निवासी भील है। और भील शब्द जो बना है भिल से बना है, जिसका मतलब होता है बहादुर। तो बेसिकली वो एक लड़ाकू, बहादुर और स्वाभिमानी कौम रही है। मैंने अपने अब तक के जीवन में किसी भी भील को भीख मांगते हुए नहीं देखा। मेहनत करके ही खाएंगे। और दूसरा ये है कि संग्रह करने की कोई आदत नहीं है। अगर आम का पेड़ है तो खाने जितने ही आम लेने हैं, बाकी आम नीचे पड़े हुए हैं तो पड़े हुए हैं, वो पशु खाएंगे, पक्षी खाएंगे, राहगीर खाएगा, कोई भी खाएगा। संभाल के नहीं रखना, कोई संग्रह नहीं करना। घर में आप उनके जाएंगे तो सुबह और शाम या ज़्यादा से ज़्यादा कल तक का चीज़ें वो सहेज के रखते हैं, परसों नया लाएंगे। तो मुझे वो कम्युनिटी इतनी प्रिय लगती है, और स्वतंत्रता उनका जीवन में रची बसी हुई चीज़ है। इसलिए महाराणा प्रताप लड़े या और आज़ादी का आंदोलन के दौरान की तमाम लड़ाइयों में जहाँ भी आज़ादी की लड़ाई दिखी, भील उनके साथ खड़ा रहा। और उनका अपना एक पूरी आदिम व्यवस्था है, न्याय की व्यवस्था है। उसमें आप अगर देखेंगे तो उस समुदाय में, उस इलाके में भगोरिया एक प्रथा है जिसका मैंने जिक्र किया। और भगोरिया प्रथा मुझे लगता है कि राइट टू चॉइस का सबसे बेहतरीन उदाहरण है, जहाँ पे एक मिलन मेला होगा साल में, और शादी के लायक जितने भी कपल हैं
वो जाएंगे लड़के लड़कियां, मिलेंगे और मिल करके वहीं से चले जाएंगे साथ में हम्म, और फिर अपना जीवन गुजारेंगे। कई बार उनके यहाँ शादी 3 पीढ़ियों में एक साथ होती है। दादा की शादी भी उसी जगह पे हो रही है, बेटे की भी हो रही है और पोते पोतियों की भी वहीं हो रही है। वाह, क्योंकि शादी का मतलब है कि एक साथ रहने का जो उनका निश्चय है, वो बस वहां मेले से लौटेंगे घर में और घर में आके कह देंगे हमने साथ रहने का निश्चय किया है। आप सोचिए कि अभी तक हम सो कॉल्ड सिविलाइज्ड और शहरी और पता नहीं विकसित जो लोग हैं, हम अभी तक ये आज़ादी दे पा रहे हैं। और जो ले रहे हैं लिव इन वाला, उसमें कितनी हत्याएं हो रही हैं, क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे तमाशा हो रहा है। नहीं, और आप ये देखेंगे कि इतना कॉम्प्लिकेटेड यौन जीवन नहीं है वहाँ का, है उनका जीवन जिस पर उसमें महिलाओं को इस तरीके से नियंत्रित तो वो नहीं कर रहे हैं। और फिर जिस तरीके से वो रहते हैं स्वतंत्र होकर के अपने अपनी टेकरी पर जा कर के और जंगली जंतुओं के साथ, जीवों के साथ, प्रकृति के साथ, और अभी भी जहाँ भील है वहाँ अरावली बचा हुआ है। अरावली जहाँ पे भील कम्युनिटी नहीं है वहाँ इलीगल माइनिंग वाले पूरी तरीके से उसको खा गए हैं। आपने लुटियंस कहा, यहाँ तो खत्म हो ही गया यहाँ है। तो सब कुछ जो हो ही गया है। तो मुझे लगता है कि वो एक ऐसी स्वाभिमानी कौम है जिसका अपना एक बहुत शानदार इतिहास है, लेकिन सबसे कम कहा गया है उस पर। जिस तरीके से कहा जाना चाहिए उस तरीके से उस पर चीज़ें नहीं आई हैं, और अभी भी वो समुदाय तमाम हमारे संवैधानिक उपायों के बावजूद भी काफ़ी पीछे हैं। हालांकि इस समय मैं उस इलाके में ये देखता हूँ कि राजनीतिक चेतना ज़बरदस्त उनमें आई है। उन्होंने अपना एक राजनीतिक विकल्प बनाया है पिछले 5-10 सालों में। भारत आदिवासी पार्टी के रूप में अभी उनके पास 3 विधायक हैं, 1 सांसद हैं, और एक ऐसी पार्टी जिसके पास फंड्स नहीं है, जिनका कोई मंच नहीं लगता है, माला नहीं है, साफा नहीं है, माइक नहीं है। वो गैदर होते हैं, मीटिंग होती है, और उसके बाद जब वो बिखर जाते हैं तो आपकी कोई एजेंसी ये प्रूव नहीं कर सकती कि यहाँ कोई मीटिंग हुई होगी। तो वो जो उनका अपना एक मैकेनिज्म रहा है पारंपरिक रूप से, उसको पुनर्स्थापित करते हुए वो उन चीज़ों को कर रहे हैं। तो वो एक अच्छी चीज़ है कि वो अपने इलाके पे, अपने रिसोर्सों पे कह रहे हैं, रिक्लेम कर रहे हैं कि ये हमारा है, हमने इसको बचाया है, आप इसको अपनी लालसा के लिए खा नहीं सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भील समुदाय पर जो काम होना चाहिए था, उनकी परंपराओं पे, उन पर और उनके संघर्षों पे, उस पर उसका वस्तुतः डॉक्यूमेंट उस रूप में नहीं हुआ जिसके वो हकदार थे। इतिहास वहाँ से उसको विस्मृत कर चुका है। हल्दी घाटी पे चलते हैं। हल्दी घाटी एक तो आपने बताया ही भीलों वाला, उस पर तो बात करेंगे ही। खानों का जिक्र किया है आपने। हल्दी घाटी को आज हिंदुत्व अपने युद्ध की तरह पेश करता है। कई बार ऐसा लगता है कि हल्दी घाटी में राणा प्रताप जो हैं वो बीजेपी की तरफ से लड़ रहे थे, इसीलिए उनका जीतना हारना सब कुछ जो है उससे तय हो जाता है, और आप उसमें पंचर कर देते हैं सारा का सारा उनका आख्यान। जब सूर खान की बात करते हैं, खान मोहम्मद की बात करते हैं, ऐसा क्या है, कौन थे ये सूर खान, खान मोहम्मद? इतिहास के साथ इतने बाद में जाकर के ऐतिहासिक निर्णय लेना, हल्दी घाटी के युद्ध का निर्णय इतने सैकड़ों साल बाद आपने लेकर के और किताबों में आपने हराने जिताने का जो काम किया, उसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि महाराणा प्रताप, हम देखिए, मैं तो मेवाड़ से आता हूँ, और इस देश का कोई भी देश प्रेमी नागरिक महाराणा प्रताप की लड़ाई का सम्मान किए बगैर नहीं रहेगा। सबका सम्मान है। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, राणा प्रताप, महाराणा प्रताप हो, ये लोग किसी एक व्यक्ति या जाति के थोड़े हैं। नहीं, बिल्कुल, ये देश के नायक हैं। बिल्कुल। और हार जीत से इनके नायकत्व पे कोई असर भी नहीं, कोई भी असर नहीं, बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से अभी किया जा रहा है कि महाराणा प्रताप जो हैं वो हिंदुओं की तरफ से लड़ रहे थे और अखबार जो है वो मुसलमानों की तरफ से लड़ रहा था, जबकि हल्दी घाटी का पूरा युद्ध जो है उसको ठीक से देखा जाए तो दोनों तरफ से लड़ कौन रहे थे आखिर? अकबर तो वहां मौजूद भी नहीं था। कैसे थे? अकबर नहीं, अकबर की तरफ से मानसिंह, महाराजा मानसिंह, सवाई राजा मानसिंह, जयपुर के वही सवाई, बिल्कुल, मानसिंह ने आकर के लड़ा वहां। और दूसरी तरफ सबसे प्रमुखता से लड़ने वाले लोगों में कौन थे? आप अगर जो लोग मारे गए वहां, शहीद हुए, उनकी लिस्ट भी देखेंगे
तो आप कितना भी इतिहास बदल दीजिए, हकीम खान सूर का क्या करेंगे आप, खान मोहम्मद का क्या करेंगे आप, जो तंवरों की तरफ से उनके साथ आकर के लड़े थे, राम सिंह तंवर वगैरह के साथ मिलकर के। तो अभी भी जो हल्दी घाटी की रक्त तलाई है, जहाँ मानते हैं कि जब युद्ध हुआ और युद्ध से जो खून बह करके एक जगह पे जमा हुआ और वो एक तालाब बन गया, उस रक्त तलाई में आप जैसे ही घुसेंगे, आपको लेफ्ट साइड में हकीम खान सूर का मज़ार दिखेगा। और मैं जब इस यात्रा पर था तो मुझे वहाँ पर एक गाइड खान मिले, और ये यहाँ हिंदुत्व का इतना बड़ा झंडा लेकर के जो लोग घूम रहे हैं, वहाँ एक नज़र नहीं आता है इस गौरवगान को करने के लिए। वो सब यहाँ दिल्ली में गौरवगान चला रखा है, वहाँ वो गाइड खान जो है वही पूरे हल्दी घाटी के युद्ध की बात करता है, वही वो जो तंवर जो शहीद हुए उनकी बात करता है, और फाइनली वो हकीम खान सूर की मज़ार पर ले जा करके उनकी भी बात करता है। तो मुझे लगता है कि जो युद्ध था वो धर्म युद्ध तो नहीं था, उसको इस रूप में बना करके और अब जो जहर घोला जा रहा है वो तो किसी रूप में नहीं। आप कुंभलगढ़ के किले में जाएंगे तो किले में आज भी केवल 2 कम्युनिटी के लोग बसे हुए दिखते हैं, वहाँ के पठान और वहाँ के आदिवासी। लेकिन उदयपुर में मैं गया था जी, उदयपुर में ही, हाँ, जहाँ पर एक शिवाजी, अरे इनका महाराणा प्रताप का एक म्यूजियम। नए तरीके का म्यूजियम बनाया गया है जी, और वो म्यूजियम तो बिल्कुल हिंदू मुसलमान बना दिया गया है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं वहाँ पे। तो मेरे साथ जो गए थे उन्होंने कहा कि अब बताइए इसमें इतिहास कितना है। तो मैंने कहा आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि नाली में शुद्ध पानी कितना है, तो मैं क्या बताऊँ। मैंने कहा कि महाराणा प्रताप की शानदार मूर्ति के अलावा कुछ भी इतिहास नहीं है, बस ये मूर्ति है इतिहास। वो तो मुझे लगता है कि इतिहास को जिस तरीके से विकृत करने का जो काम ये पूरा जमात कर रही है, वो महाराणा प्रताप के साथ भी किया गया, और वो बहुत दुखदाई है। सारे ही इस देश के राष्ट्र नायकों के साथ जो किया जा रहा है, मुझे लगता है कि उसकी ज़रूरत कतई नहीं है। आप कितना जहर घोलेंगे, और किसी भी रूप में आप उसको हिंदू मुस्लिम लड़ाई के रूप में नहीं देख सकते, क्योंकि महाराणा प्रताप का भाई शक्ति सिंह किसकी तरफ से लड़ रहा था। महाराणा प्रताप के साथ वहाँ के जितने सामंत थे, अधिकतर सामंत महाराणा प्रताप के साथ नहीं थे। महाराणा प्रताप के साथ तो भील थे, महाराणा प्रताप के साथ तो वो लोग थे जो आज जिनको आप दलित कह देंगे, पिछड़ा कह देंगे, आदिवासी कह देंगे और मुसलमान कह देंगे, वो लोग महाराणा प्रताप की आज़ादी की लड़ाई में लड़ रहे थे। और मुझे लगता है कि हल्दी घाटी नहीं होता और अरावली नहीं है तो मेवाड़ की आज़ादी पर आज जो हम जितना गर्व कर पा रहे हैं, क्या उतना कर पाते? क्योंकि अरावली की जो विषम परिस्थिति है, उसमें मुगलों की फौज के लिए वो बहुत बड़ी भूलभुलैया, और जहाँ पर वो जो पूरी टकरावट हुई, और दूसरी बार जहाँ पर वो हारे, दिवेर का जिसको युद्ध कहते हैं, मैराथन ऑफ मेवाड़, वो आप अगर देखेंगे तो ऐसी घाटी है कि उसमें वहाँ के भील योद्धा ही उसको समझ सकते हैं, नहीं तो उस एक पहाड़ पे चढ़ करके नीचे उतरेगा तो कितना ही बड़ा सैनिक हो, वो तो वैसे ही निढाल हो जाएगा। तो ये बड़ा योगदान भीलों का निश्चित रूप से महाराणा प्रताप के साथ रहा है। और महाराणा प्रताप ने एक तरीके से पूरा जो जीवन जिया, गोगुंदा जहाँ राजतिलक होता है, वो भीलों डेंस भील आबादी है वहाँ। फिर वो जहाँ मायरा की गुफा में जहाँ उनका शस्त्रागार था, जहाँ वो रहे, वो पूरा भीलों का इलाका है। हल्दी घाटी जहाँ युद्ध पहला वाला हुआ, वो भीलों का इलाका है। दिवेर वाला जो इलाका है, वो सारे इलाके तो वहीं से उन्हीं के शुरू होते हैं। ये कुछ स्टेप नहीं है कि जब खून बहाना था, जब लड़ाई लड़ना था, तो आप किनारे बैठे रहे। सारे बड़े राजा जो आज बड़े बड़े नाम लगाए जाते हैं, बड़ी बड़ी उपाधियां लगाई जाती हैं, इतिहास में जाइए तो मुगलों के साथ रहे, उसके बाद अंग्रेजों के साथ रहे जी। अब जब श्रेय लेना है तो राणा प्रताप का श्रेय उनको लेना है, क्योंकि उनकी जाति के थे। नहीं, आप अगर महापुरुषों का जातीयकरण करेंगे तो फिर आप महाराणा प्रताप को और अपनी जाति के गुंडे को बराबर के दर्जे में बिठा देंगे। इससे ज्यादा क्या बुरा हो सकता है? आप एक घोटालेबाज आदमी को और महात्मा गांधी को एक जगह पे बिठा देंगे सिर्फ इसलिए कि वो एक जाति के। आप सबसे समझौतावादी राजनेता को और डॉक्टर अंबेडकर को एक साथ बिठा देंगे। ये नहीं चल सकता, क्योंकि आपकी जाति के थे तो आपकी जाति के थे, आपकी जाति किधर थी उधर?
आज जो तमाम सेनाएं बनी हुई जाति के नाम पर, और जो महाराणा प्रताप की जयंती मनाती है और जो जयंतियों पर उन भीलों को याद भी नहीं करती है जिनके पूर्वजों ने अपना खून बहाया, बिल्कुल, वो अपने पुरखों का अगर देखें, वो थोड़ा पीछे जाएं इतिहास में, क्योंकि अभी इतिहास तो खंगाल ही रहे हैं, तो वो खंगालें और ये तय करें कि उनके पुरखे महाराणा प्रताप के साथ थे कि नहीं थे। और आश्चर्यजनक रूप से आप पाएंगे कि 80% कोई नहीं लोगों के सकता, पुरखे बिल्कुल। महाराणा प्रताप के साथ नहीं थे। तो महाराणा प्रताप हो चाहे शिवाजी हो, वो उस वक्त के आम जन के नेता थे। अच्छा, भीलों के बीच में महाराणा प्रताप को लेकर क्या भाव है अभी? भील महाराणा प्रताप का अत्यंत आदर करते हैं, और आदर की पराकाष्ठा ये है कि अभी उनके एक वंशज ने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा, विधायक का। उनकी पत्नी ने सांसद का चुनाव लड़ा, और उन इलाकों से लड़ा जहां पर भील बड़ी आबादी है, वोटर्स हैं। और दोनों चुनाव में जो परंपरागत रूप से भाजपा को वोट नहीं देता है भील, वो अपनी जो उनकी नई पार्टी बनी उसकी चिंता किए बगैर, या पारंपरिक रूप से वो कांग्रेस के साथ थे उसकी चिंता किए बगैर, उन्होंने जम करके वहां वोट दिया, क्योंकि वो महाराणा प्रताप का वंशज। उन्होंने कहा महाराणा का वंशज हमारे बीच में आ गया है, अभी तो और क्या करना है। तो आप सोचिए कि सदियों बाद लोगों में इतना प्रेम महाराणा प्रताप और उसके नाम पर है, और वो आज तक बरकरार है। मैं कई बार सोचता हूं क्या मिला उनको इतने सालों में। मैं वही कह रहा था कि काश ये प्रेम दो तरफा होता। दो तरफा नहीं है, क्योंकि जितने भील में देखता हूं पहाड़ की चोटी पर हैं, जंगली कंदमूल उनके हिस्से में है, नीचे तराई में जो फर्टाइल लैंड है उस पे वो लोग नहीं है, और किसी चीज में वो लोग नहीं है इतने सालों में। भाई अगर उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी मेवाड़ की, हाँ, उस पर भी बताइएगा। तो क्या 17 से 21 वाली जो लड़ाई है उस पर भी बताइएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं, ये तो अलग अगली चीज है। तो एक था कि महाराणा प्रताप के साथ जो मेवाड़ की आजादी की लड़ाई है, दूसरा देश की अंग्रेजों से आजादी की जो लड़ाई है, इसमें आप अगर मानगढ़ का विद्रोह देखेंगे, भील समाज का जो गदर है, उसमें हजारों लोग मारे गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम मानगढ़ के यहाँ पर अपनी आज़ादी की घोषणा करते हैं। और वो सब इकट्ठा हुए और उन्होंने वहाँ पर झंडा गाड़ दिया, और भील आदिवासियों ने और बंजारा कम्युनिटी में पैदा हुए गोविंद गुरु जो थे, उन्होंने उनका नेतृत्व किया, और उन्होंने अपनी भगत सभा बनाई। उन्होंने कहा कि हम स्वतंत्र लोग हैं, हम किसी को टैक्स नहीं देंगे और हम पर कोई राज नहीं कर सकता, और उनको फिर कुचल दिया स्थानीय सामंतों ने और अंग्रेजों ने मिल करके। ऐसा ही सिरोही के पास लीलूड़ी बड़ली का एक भील समाज का बड़ा आंदोलन है, और ये जो हुआ ये भी टैक्स के खिलाफ, कि जो कर लगाए अंग्रेजों ने उसके खिलाफ ये आंदोलन हुआ। और इस आंदोलन में अंग्रेजों के दस्तावेज कहते हैं कि 1800 लोग मारे गए, 800 घर जलाए गए, और हजारों लोग पता नहीं कि वो कहां गए, लेकिन इतिहास उस पर मौन है। ये जहां घटना घटी उससे महज 5 किलोमीटर दूर राजस्थान के बड़े इतिहासकार पंडित गौरी शंकर ओझा, रोहिड़ा गांव के रहने वाले, और जिन्होंने इतिहास कारखाना बनाया और इतिहास की किताबें लिखी और बहुत श्रद्धेय नाम है, वो 1.5 लाइन लिखते हैं बस कि भीलों ने उपद्रव कर दिया था और महारावल सिरोही की सेना और अंग्रेज बहादुर की सेना ने मिलकर के उनको कुचल दिया। 1800 लोग मारे गए, जलियांवाला बाग से बड़ा घटनाक्रम हो गया। इतिहासकार महोदय 18 लाइन नहीं इतिहास में 1.5 लाइन है। आपकी स्याही सूख कैसे जाती है जब आप आदिवासी और दलित के बारे में लिखते हैं? सीधी बात है, आपकी सहानुभूति वहां नहीं है। जब उनसे तुलना होती है तो आपकी सहानुभूति अंग्रेजों के प्रति ज्यादा है, तभी तो उपद्रव कह रहे हैं उसको। जो आजादी का आंदोलन था और जो आंदोलन कर रहा था बंदा, जिस नेतृत्व करने वाले मोतीलाल तेजावत थे,
और वो गांधीवादी व्यक्ति थे। लेकिन आप सोचिए कि इस पर सब तरफ मौन है। उसने तो नहीं लिखा ओझा ने, वो तो एक चीज़ है, लेकिन बाद में भी लोगों ने तेजावत का एक ही आंदोलन करके लिख दिया। तेजावत जी बाद में विभिन्न पदों पर रहे, सब चीज़ें उन्होंने की, लेकिन वो जो लोग मारे गए, उनको कहीं उस जगह को एक स्मारक के लिए हमको लड़ाई लड़नी पड़ी। और जब मैं इस यात्रा में गया तो मैं उस जगह पे पहुंचा और मुझे पता चला कि वहाँ पर स्मारक बनाने के लिए एक शिलान्यास पट लगाया गया था, और स्मारक तो नहीं बना, और उस शिलान्यास पट को भी चोरी करके लोग ले गए। और मैंने उस शिलान्यास पट चुराए हुए एक जगह पर बैठ करके एक पत्थर पे वहीं से राजस्थान के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी कि यहाँ आपने वादा किया था 3 करोड़ रुपए का स्मारक बनाने का, वो स्मारक तो नहीं बना, लेकिन स्मारक बनने की सूचना तक लोग चुरा के ले गए हैं। फाइनली वो चीज़ें आगे बढ़ी और अब स्मारक वहाँ बन गया है। लेकिन इतिहास किस तरीके से विस्मृत किया जाता है जब उत्पीड़ित लोगों का उसमें कोई भी एक आंदोलन दिखता है या कोई उनकी क्रेडिबिलिटी जहाँ हो सकती है वो नहीं है। और मुझे लगता है कि आप जो चला रहे हैं जिस तरह का चीज़, आप ज़रूर उस पर मैं मतलब रोमांचित हूँ, मेरे रोए खड़े हैं। और जब बाहर निकलेंगे तो हम लोग बात करेंगे कि कैसे एक बार वहाँ चलने का प्लान किया जाए और चला जाए जी। और देखा जाए कि उस पर कुछ अलग से किया जा सकता है काम, क्या मिल के कुछ काम कर लिया जाए। किसी और से उम्मीद क्यों किया जाए, खुद ही लिखा जाए। बिल्कुल। जब इतिहासकार नहीं लिखेंगे तो हमारे अब जैसे लोग ही लिखेंगे। अच्छा, अंत में एक बड़ी रोचक चीज़ मेरी नज़र पड़ी आपकी किताब में, चाइना की वॉल के बाद दुनिया की सबसे लंबी दीवार। जी। मुझे भी नहीं पता था, मैं वो किला देख चुका हूँ, लेकिन ये नहीं पता था कि दूसरे नंबर का है। जी, बताइए उसके बारे में। तो ये कुंभलगढ़ का किला है, और ये वही इलाका है हल्दीघाटी से बिल्कुल। उसी क्षेत्र वाला इलाका। इतिहास कहता है कि राणा कुंभा ने उसको बनाया और इसलिए वो कुंभलगढ़ है। लेकिन उसका दूसरा इतिहास भी है, क्योंकि आप कुंभलगढ़ किले में जाते हैं तो उसमें 360 मंदिर हैं और उसमें से 300 मंदिर जैन मंदिर। तो मेरी रुचि ये थी कि जैन मंदिर इतने कैसे बन गए। महाराणा कुंभा के बाद तो जैनों का कोई इतना बड़ा उभार भी नहीं हुआ। तो पता चला कि सम्राट अशोक के 2 पौत्र जो थे, एक इनका उज्जैन में बैठ करके ये समझौता हुआ कि एक पौत्र जो बुद्धिज्म को फॉलो कर रहा था वो उज्जैन और ये पूरा सांची और सारनाथ यही पूरा इलाके में वो बुद्धिज्म का प्रचार करेगा, और संप्रति जो दूसरा पोता था उसको इधर वाला पार्ट दिया। तो आप देखते हैं पूरे गुजरात में और पूरी अरावली में जैनिज्म दिखता है आपको। रणकपुर के मंदिर दिखते हैं, देलवाड़ा का जैन मंदिर दिखता है। तो ये एक्चुअली इसको बनाया था सम्राट अशोक के पौत्र ने, संप्रति ने, और उसका रिनोवेशन करवाया था राणा कुंभा ने। अच्छा। और महाराणा प्रताप की पैदाइश इस किले में हुई। और उदय सिंह को जब बनवीर ने जब चंदन को पन्नाधाय ने वहाँ सुला दिया और उदय सिंह को लेकर के वो जब बाहर निकली, तो वो पहुंची कुंभलगढ़ इलाके में। तो कुंभलगढ़ का किला वाकई बहुत खूबसूरत है और उसकी जो दीवार है उस पर आप 4 व्हीलर चला सकते हैं, ऐसी दीवार है। और इलाका भी बहुत सुंदर है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कुंभलगढ़ इस रूप में है। तो कभी आप आएंगे तो उस दीवार पर चल करके 4 व्हीलर न चला सके तो पैदल तो चलेंगे ही। 4 व्हीलर तो वैसे नहीं चढ़ा सकते हैं, तो लेकिन पैदल तो कम से कम लेकिन घूम सकते हैं उस इलाके। उसके अंदर जो आदिवासी लोग रहते हैं, हमारे दोस्त लोग रहते हैं वहाँ, उनके घरों में जा सकते हैं। महाराणा प्रताप की पैदाइश की जगह में जा सकते हैं, और भी जो मंदिर हैं, बाकी चीज़ें हैं। एक किताब से अलग आखिरी सवाल, क्योंकि जैन मंदिर, बुद्ध मंदिरों पर आपने अलग से दिया भी है इसमें कही कि हमारे देश में चल रहा है आजकल मंदिरों के नीचे से, मस्जिदों के नीचे से मंदिर तलाशने का। अगर मंदिरों के नीचे जैन और बौद्ध अपनी जगहें तलाशना शुरू कर दें तो क्या होगा इस देश का? मुझे लगता है कि इतिहास का उत्खनन इसीलिए ठीक नहीं है कि आप जितना खोदेंगे उसमें एक नई चीज़ निकल आएगी।
इसी किताब में मैंने चंद्रावती नगरी का जिक्र किया। हम्म, वो जब खोदा गया उसको, तो ऊपर हिंदू चीजें आई, हम्म, थोड़ा और खोदा तो उसमें जैन आई। मैंने कहा अभी तीसरी लेयर में जाओगे तो बुद्धिस्ट भी आ जाएगा इसमें, और फिर और कहीं नीचे जाओगे तो कुछ ऐसा भी पता आएगा नहीं, जो हाँ। इनमें से कुछ हाँ, भी नहीं किसी होगा। आदिवासी देवता का, आदि देवता का तो आ जाएगा। तो आप क्यों खोद रहे हैं? कई लेयर में कई सभ्यताएं दबी हुई है, और इतिहास ऐसे ही बनता और है, इतिहास ऐसे ही बनता है। इसमें कुछ गलत भी नहीं है, कुछ नहीं। क्योंकि हर दौर का अपना एक निर्माण होता है, निर्मिति होती है, विध्वंस होता है, और फिर बिल्कुल। हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो आप जब मंदिर के नीचे मस्जिद खोजेंगे, फिर मस्जिद के नीचे लोग बुद्ध विहार खोजेंगे, बुद्ध विहार के नीचे लोग कहेंगे जी आजीवक भी थे, लोकायत भी थे, चारवाक भी था, उनका भी कुछ है। तो कितना खोदेंगे और कितना नीचे जाएंगे? मतलब गिरने की एक पराकाष्ठा होगी ना आपकी। तो जब गिरने की पराकाष्ठा चल रही है, जब गिरना जो है वो ज़्यादा श्रेयस्कर हो गया है बजाय उठने के, बड़ा सोचने की जगह छोटा सोचना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, तो हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि किताबों की तरफ लौटा जाए, किताबों की बात की जाए। किताबें इसलिए भी ज़रूरी होती हैं कि ये उन चीज़ों को दर्ज करती हैं जो सिर्फ बोल के कई बार दर्ज नहीं हो पाता। इतनी सारी बातें की भाई ने, लेकिन जब आप किताब पढ़ना शुरू करेंगे तो इससे बहुत आगे की बहुत अलग चीज़ें भी मिलेंगी, क्योंकि जिस समय हम लिख रहे होते हैं उस समय बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। बोला एक बार भुलाया जा सकता है, बोले को सुधारा जा सकता है, लिख गया जो एक बार लिख गया। जी। तो किताबों की दुनिया में हम दोबारा आए हैं, हम लगातार किताबों पे बात करते रहेंगे। और जहाँ तक पथिक में अरावलिका की बात है, ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यात्रा भी मल्टी लेयर्ड है। इतिहास की यात्रा है, समाज की यात्रा है, भूगोल की यात्रा है, राजनीति की यात्रा है, और ऐसे इलाकों में घुसने की कोशिश है जहां जाने से आम तौर पे बचा जाता है, जहां मीडिया का ग्लिटर नहीं पहुंचता है, जहां कई बार लेखक भी नहीं पहुंच पाते हैं, और इतिहासकार कई बार जानबूझकर भी जिन जगहों को छोड़ देते हैं। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा इस किताब को, पथिक में अरावली का। ये किताब आपको आराम से ऑनलाइन मिल जाएगी, वो सारे लिंक वगैरह हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और अगली किताब का इंतजार करेंगे भंवर भाई की, अगली किताब जब आएगी तो फिर आपको कष्ट देंगे। जी। उसके पहले भी बुला सकते हैं, लेकिन किताब आएगी तो जरूर कष्ट देंगे। और बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने का, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।